ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम लोग करो, बहुत इजी है। सो मान लो इफ लेट्स से ओमेगा इज सेट कंटेनिंग, मान लो चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो 7 8 ले लेते हैं। कितने भी ऐसा ले लो 9 10 तक, ठीक है। और ए में है सपोज 1 2 5 6, ठीक है। एंड बी में है 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद चलो 7 भी ले लिया, तो मैं क्या हो गया, ए भी हो गया। एंड ए इंटरसेक्शन बी ऑब्वियसली तुम लोग यहाँ देख पाओगे, तो इसको छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे सिंपल, अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन बनाऊँ इस पे से जो बहुत ट्रिवियल होगा, लाइक ए होगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इवेंट है अभी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट होगा। सी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या बोले तो डिसजॉइंट। और ट्रिवियल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड डी है ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। तो जल्दी से आंसर बताओ इसका। डी होगा सर। डी होगा। डी होगा। जो भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसमें मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। तो ऐसे एग्जाम में भी एमएसक्यू आते हैं जैम में, तो मान लो 2 ऑप्शन करेक्ट है, तुमने एक लगाया तो गलत मार्क्स, मतलब गलत होगा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो एक बार सोच लो हर ऑप्शन पे। मतलब मोर देन वन करेक्ट हो सकता है जो भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जरूरी नहीं एमसीक्यू है, एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। सो मे बी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो। सर ऑप्शन बी एंड डी। ओके, बी एंड डी, यस बी एंड डी बोथ। ठीक है। तो यहाँ सिंपल है, सब लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, देख लो एक बार। सो यहाँ अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या होगा इस केस में, जल्दी से बताओ, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 5। 4/10 ना, यस। क्योंकि कुछ भी नहीं दिया मैंने, तो इक्वली लाइकली कंसीडर करेंगे, अगर ऐसा होगा तो बताएगा, ठीक है। सो ओमेगा है और ऐसा है, इक्वली लाइकली अज्यूम करेंगे, तो 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, और इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5, सो 5/10। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताओ जल्दी। और क्लास को एंजॉय करो, फिर से मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को पेन पेपर लेके बैठो और पूरा अटेंशन यहाँ पे दो, है ना। ये नहीं खाना भी खा रहे और पढ़ाई भी कर रहे। 1/10 से 2/10। 2/10 सर से 2/10। हाँ, तो फुल अटेंशन यहाँ होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, 5 6 5 6। सो देयर आर 2 एलिमेंट्स कॉमन आउट ऑफ 10, सो 10 आर इन सैंपल स्पेस, सो दैट्स व्हाई यहाँ होगा 2/10। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है पी ए इंटू पी बी के, यस और नो? नो सर। ओके, नो। सो नो मीन्स इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, राइट। सो नो आया, इसका मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब डिसजॉइंट का मतलब भी तुम्हें पता ही है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है क्या, इसका आंसर भी है नो, ठीक है। इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं होगा। या दूसरे शब्द में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है क्या, तो आंसर इज नो, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। दिस अ सिंपल क्वेश्चन है बहुत।
तो बस तुम्हें डिफरेंस बताने का मेरा मतलब था कि ये डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट का और ये डेफिनेशन है ये बोलो या ऊपर वाला डिसजॉइंट। ठीक है, मतलब अगर ऐसा होता है डिसजॉइंट होता, नहीं हो रहा है इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, मतलब बहुत बेसिक सा। आगे हमारे पास है a coin is tossed and a die is rolled independently। ठीक है, तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि what is the probability that, so find the probability of getting a head on the coin and even number on the die। बताओ। ऐसे चैट मैंने ऑफ कर रखा है, मैं ऑन कर देता हूँ, तुम लोग चैट में बता सकते हो। So you can write in chat also now। So 3/12. 1/4. 1/4, 1/4, sir. sir. 1/4. सो कॉइन इज टॉस। ठीक है, सिंपल है। जैसे मान लो तो सैंपल स्पेस लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, तुम लोग लिख सकते हो हेड टेल यू कैन गेट ऑन दिस एंड ये क्रॉस पार्टीशन प्रोडक्ट नोटेशन है एंड 1 2 3 4 5 6 अगर लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन एंड इवन नंबर ऑन द डाई। तो सिंपल है, मतलब ये समझाने के लिए एग्जाम में इतना लिखना है। ए मतलब हेड ऑन द कॉइन एंड बी मतलब इवन नंबर ऑन द डाई। ठीक है, सो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों आएगा ए एंड बी। एंड मतलब इंटरसेक्शन इन केस ऑफ सेट्स। सो अब ऐसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें सिंपली बता रखा है कि कॉइन एंड डाइस आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंटली दे आर टॉस्ड। और कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड डायरेक्टली नहीं लिखा होगा तो लॉजिकली तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। जैसे दो कॉइन एक दूसरे से हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, टू डाइस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। सो सिंपली दे आर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कैसे लिख रहा हूँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू नो गेटिंग हेड ऑन द कॉइन इज हाफ एंड गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाई इज 3/6। सो 3/12 मतलब 1/4। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल, जस्ट डेफिनेशन का एप्लीकेशन कर रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। हाफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन and 3/6 the probability of getting even number on the die। okay, so this type of question we'll see एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन, जैम में भी इस तरह क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, तो थोड़े मुश्किल लेवल के होंगे। okay, so question is if मतलब ऐसा है if A and B are disjoint then option A then मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, A and B are option A always independent,
ऑप्शन बी ऑलवेज, या मान लो नेवर इंडिपेंडेंट, या ऑप्शन सी ऑलवेज डिपेंडेंट, या ऑप्शन सी नेवर और डिपेंडेंट। मैं भी बना सकता था मे बी इंडिपेंडेंट, मे बी इंडिपेंडेंट। बताओ, सोचो इस पर। सर सी होगा क्या? ओके, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सी है, ठीक है। बाकी लोग? सर बी और सी होगा। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ मेंशन करना चाहिए कि ए बी आर नॉन एम्प्टी, है ना, क्योंकि अगर मेंशन नहीं करूँगा, so in that case if A and B one of them are disjoint, so C। चलो थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि A is नॉन एम्प्टी एंड B is नॉन एम्प्टी, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट तो है ही, अदरवाइज थोड़ा सा मीनिंग चेंज होगा। या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ए बी आर नॉट इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ए बी आर पॉसिबल इवेंट, सो इम्पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज जैसे हमें क्या गिवन है ना, आई थिंक आंसर सही होगा, बी सी दोनों करेक्ट होगा। सो ध्यान रखना एग्जाम में, फिर से वही कह रहा हूँ, एमएसक्यू में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि अगर दो ऑप्शन करेक्ट है तुमने तीन लगा दिए तो भी गलत है, दो सही है तुमने एक लगाया तो भी गलत है, तीन ऑप्शन करेक्ट तुमने दो लगा दिए तो भी गलत है, चार लगाए तो भी गलत है। तो तुम्हें एग्जैक्टली वही टिक करना होगा। एमएसक्यू में तुम्हें वो सही, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना आसान होता है, क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में लिखा होता है कि ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू, तुम्हें पता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है, 2 मार्क्स का एमसीक्यू है। तो एग्जाम का पैटर्न सबको पता है ना, तो बता देता हूँ। सो जैसे क्या होता है, सेक्शन ए में क्या होता है, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में, फिर 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, ये 40 मार्क्स हो गया, ये पूरे एमसीक्यू है, मतलब सिर्फ ओनली वन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बताऊं तो कोई मुझे करेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं भूल गया हूँ पैटर्न। तो 30 मार्क्स हुआ ना सर? हाँ, 1 मार्क्स का ये मैं लिखा हूँ, 2 मार्क्स का 20 आते हैं, मैंने गलत लिखा ना यहाँ, एक मिनट, 1 मार्क्स वाले 10 और 2 मार्क्स वाले 20 होते हैं क्या, ये करेक्ट लिख रहा हूँ ना मैं? तो अब यहाँ ऊपर सारा, वाला 10 होगा सर। हाँ ठीक है ठीक है, हो गया। हाँ, सो 1 मार्क्स का 10 और 2 मार्क्स का 20, ये है ना, ये एक बार पैटर्न में देख लूँ क्या। सो और एमएसक्यू में क्या होता है, एक बार चेक भी कर लेंगे। एमएसक्यू में 2 मार्क्स के ही सारे होते हैं, वो 10 क्वेश्चन होते हैं, तो ये कितने मार्क्स, 20 मार्क्स हो जाएंगे। ये एमएसक्यू होता है, मतलब इसमें 1 और मोर करेक्ट ऑप्शन हो सकता है ना। और तीसरा पैटर्न जो होता है कि तुम्हारे होंगे 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन और 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, तो ये 20-20 देखना, 100 से ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो यहाँ मैंने गलत लिखा है, तो 1 मार्क्स वाले 10 ही 10 हुए ना? कि 10-10 हुए ना, कितने क्वेश्चन हो गए, तो 60 होने चाहिए ना पूरे। इसको तो 60 ही क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन अब ये 1 into 10 10 होगा ना, आप 20 लिखते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने गलत किया, ओके। हाँ ठीक है, अब देखो एक बार सबको पैटर्न याद हो जाएगा, तो क्योंकि हो नीचे सकता भी है आप 20 ही लिए। यहाँ भी 20 लिए हैं। ओके, तो यहाँ 10 हो गया, ठीक है। अब हाँ, वो दिमाग में 20 चल रहा था। ओके, अब ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा ठीक है, ये तुम्हारा 20 आता है, तो वैसे याद दिला दे रहा हूँ। तो 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे अब सही है, टोटल आ गए 20 10 30 30 60, फाइन, और 100 मार्क्स होने चाहिए, 100 मार्क्स है, हाँ ठीक है। तो ये होता है एनएटी,
जिनको नहीं पता उनके लिए, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है या पेपर देखा है उनको पहले से पता होगा। सो ये क्या है, एनएटी मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ये नंबर्स आएगा आंसर ओनली, सिर्फ नंबर आंसर आएगा, कोई डेसिमल में ऐसे। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसमें कोई नंबर आंसर आएगा, उसमें उसमें लिखना होता है। तो ये पैटर्न है, ठीक है। अभी कोई गलती नहीं है ना। 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे टोटल, 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन एमएसक्यू होता है, और 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन। और यहाँ देखो मैंने यहाँ क्या किया है, तो यहाँ मुझे फिर से कहीं मिस्टेक है, चेक करो। इसमें कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, एनईटी में कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल, तो जिसने भी एग्जाम दिया हो बताओ। सर एनआईटी में 20 क्वेश्चन आते हैं सर, 10 1 मार्क्स का, 10 2 मार्क्स का। तो ये 30 हो गया, और ये 20 50 हो गया, इधर 50 हो गया। ओके, तो करेक्ट है ना ये। लेकिन यहाँ 20 में क्यों लिख रहा हूँ फिर, अच्छा ये मैंने, हाँ ठीक है, ये मैं 1 समझ रहा हूँ। फाइन फाइन, ठीक है अब सही है। हाँ ठीक है, 2 मार्क्स वाले 10 20 हो गए। वो ठीक है, वो मैं 1 मार्क्स उसको समझ रहा था इसलिए। ठीक है ना, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन एमएसक्यू, और 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं। ये पैटर्न है पूरा एग्जाम। तो ये वाला थोड़ा मुश्किल पार्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ यही नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 1 मार्क्स का है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 2 मार्क्स का 2/3 कटेगा। तो यहाँ सिर्फ नेगेटिव मार्किंग होता है इन 30 क्वेश्चन में, बाकी में नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये फाइनल है, ठीक है। तो ये एग्जाम का पैटर्न है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि यहाँ तुम्हें पता है एक ही करेक्ट ऑप्शन है, तुम गलत लगाओगे तो तुम्हें मार्क्स कटेंगे, तुम्हारे माइनस होगा। ओके फाइन, तो यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ए बी आर डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गोइंग टू बी 0, है ना। डिसजॉइंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज गोइंग टू बी 0। तो और इंडिपेंडेंट भी दे, अच्छा मुझे चेक करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5। अब क्या होगा, सॉरी 0। ओके, अब मुझे चेक करना है क्या ये इंडिपेंडेंट होगा, कैसे प्रूव करोगे, ये तो मुझे गिवन है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, दिस इज गिवन टू अस। बताओ जिसने सॉल्व किया है, हाउ विल यू अप्रोच नाउ, किस मेथड से प्रूव करोगे। अगर मान लो तुम्हें लगता है इंडिपेंडेंट कभी नहीं होगा, तो क्या लॉजिक है। कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। राइट राइट, सो हम कॉन्ट्रडिक्शन अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ए बी आर इंडिपेंडेंट, हमने मान लिया इंडिपेंडेंट है, इस केस में मुझे पता है, मैंने अज्यूम किया, ठीक है, और वो गिवन था ऊपर वाला। तो ये 0 है, मतलब पहले इसको डेफिनेशन लिख देते हैं, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 करते हैं, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। और मुझे ऊपर पता है कि ये 0 इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दोनों नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब आइदर ऑफ वन शुड बी 0। तो पी ए इज 0 और पी बी इज 0, ठीक है। जबकि मैंने यहाँ जो कंडीशन इसलिए ऐड किया है ताकि ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, वरना मुझे ऑप्शन लिखना चाहिए मे बी इंडिपेंडेंट मे बी दिस, तो वो मैंने वर्ड नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये कंडीशन दिया। सो ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, ये मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन में गिवन है, तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। और नॉन एम्प्टी का मतलब ये है कि पॉसिबल इवेंट है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, या तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि ये थोड़ा लिखना करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अच्छा मैं बताऊंगा एग्जाम्पल तो वेयर पी ए इज मोर देन 0 पी बी इज मोर देन 0, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, पॉसिबल इवेंट। वो लिखना थोड़ा गलत था, क्यों था मैं बताता हूँ अभी। तो ये हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब हमने जो अज्यूम किया है वो गलत है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो दिया है कि पी ए एंड पी बी आर पॉसिबल इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी इज नॉन 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और जिसका प्रोबेबिलिटी 0 है वो जरूरी नहीं है कि एम्प्टी सेट ही होगा। तो आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से क्या स्टार्ट किया हमने, हमें क्वेश्चन था कि ए बी आर डिसजॉइंट, देन व्हाट कैन यू से, एंड मोर ओवर यू हैव गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज मोर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज मोर देन 0, देन ए बी आर व्हाट,
ऑलवेज इंडिपेंडेंट, नेवर इंडिपेंडेंट, ऑलवेज डिपेंडेंट। तो ये बी और सी वर्ड सेम ही बात है, नेवर इंडिपेंडेंट मतलब ऑलवेज डिपेंडेंट, ठीक है। और ए एंड सी सेम ही बात हो गया, ऑलवेज इंडिपेंडेंट मतलब नेवर इंडिपेंडेंट। सो हमने स्टार्ट किया कि ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी 0 गिवन है क्योंकि वो डिसजॉइंट गिवन है तुम्हें। अब यहाँ हमने अज्यूम किया कि वो इंडिपेंडेंट है, हमने अज्यूम किया है, तो इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट। एंड देन ऊपर गिवन था कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर ऑफ देम शुड बी 0। एंड वो कॉन्ट्रडिक्शन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब जो अज्यूम किया वो गलत है, मतलब दैट कैन बी नेवर इंडिपेंडेंट। तो नेवर इंडिपेंडेंट मतलब ऑलवेज डिपेंडेंट। ओके, अब मैं क्वेश्चन जो मेरा नेक्स्ट आया था वो ये है कि सपोज मैं बोलता हूँ क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is R2? A. If A is empty set, then probability of A is 0. Option B. आपका आवाज स्लो आ रहा है। Okay. अब ठीक है, आई थिंक अभी आ रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको पास कर लेता हूँ। सुन पा रहे हो अभी सब लोग? Yes, sir. ओके, सो इफ पहला ऑप्शन है इफ A is empty set then probability of A is 0। दूसरा ऑप्शन है if probability of A is 0 then A is empty set। तीसरा ऑप्शन है if A is equal to ओमेगा, ओमेगा में नोटेशन लिया है सैंपल स्पेस का, then probability of A is 1। and D ऑप्शन है if probability of A is 1 then A is ओमेगा। बताओ कौन सा करेक्ट है? Sir, Implies- A और C correct होगा। A और C करेक्ट है, ओके। बाकी लोग? बी भी करेक्ट है। मुझे चारों correct लग रहा है। कन्वर्स, कन्वर्स भी तो हो सकता है ऐसे। तो मुझे लेकिन चारों करेक्ट लग रहा है। सर ए तो भी ऑप्शन डी भी सही लग रहा है ऐसे, क्योंकि उसका भी कन्वर्स हो सकता है, पॉसिबल है। चारों ठीक लगते हैं। हाँ, एक्चुअली इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन तुम्हें फंसाएंगे, अगर मान लो कहीं तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें फंसाएंगे वो। जैसे ए अगर एम्प्टी सेट है मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये मतलब ऐसे ही तुम्हें ट्रिवियली दिखेगा कि ये करेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ए में कुछ भी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा। सिमिलरली सी वाला जो है ए ओमेगा है, ए खुद सैंपल स्पेस है, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन भी लगा लोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा, तो फाइनली 1 ही आ जाएगा क्योंकि सारे एलिमेंट है इसमें। तो ये अच्छा, ये तो डेफिनेशन भी कहता है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में सेकंड कंडीशन है, ए की जगह तुम ओमेगा रख दो, तो ये क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं सी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इज 1। तो ये जो हमने एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा था उसमें भी ये कंडीशन है, और तो उसका मतलब है ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन है बी और डी का, ए सी तो करेक्ट है। अब जैसे नए नए प्रोबेबिलिटी हम लोग जो स्टार्ट करते हैं या जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिन्होंने बहुत डीपली नहीं पढ़ा है, तो उनको लग रहा होगा बी और सी भी करेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में करेक्ट होगा, इनफैक्ट 99.9% केस में करेक्ट है। लेकिन मैथ में वो स्टेटमेंट करेक्ट होती है जो ऑलवेज करेक्ट है। अगर एक भी तुमने काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया किसी स्टेटमेंट का तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, चाहे करोड़ों एग्जांपल उसका सपोर्ट क्यों ना कर रहा हो, है ना। ये मैथमेटिकल लॉजिक का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी स्टेटमेंट है, मतलब थ्योरम है या रिजल्ट है, तो वो हमेशा ट्रू होगा, उसका कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं होगा। अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल जाता है तो वो गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि x is equal to 0 then x 1 upon x, तब मैं मैथमेटिकली इसको लिखता हूँ, if x is रियल नंबर then 1 upon x is रियल नंबर। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। व्हाई? फॉल्स देन व्हाई? सर जीरो करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा एक्स की जगह पे। Yes. So you have one example, right? When you put x is equal to 0, so 1 upon 0 will not be real number. So this is called counter example. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Counter example. इसके अलावा कोई example नहीं है. Real number are uncountable. So only one of them does not satisfy this statement. That is, this statement is false.
सो वी कॉल दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ड्यू टू ओनली वन एग्जांपल। इसके अलावा और कोई एग्जांपल तुम्हारे पास नहीं हो सकता है, क्योंकि और कोई रियल नंबर लोगे तो ये करेक्ट होगा। तो मैं एग्जांपल क्यों दिया हूँ, ताकि यहाँ पे मैं समझा सकूँ कि जैसे ये स्टेटमेंट है बी वाला, ठीक है ना, तो यहाँ हो गया, इसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल मतलब वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट बता रहा है स्टेटमेंट। ओके, अब आते हैं इस पे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0 देन ए इज एम्प्टी। क्या ये जरूरी है कि ए की प्रोबेबिलिटी 0 होगा तो ए एम्प्टी सेट ही होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कोई इवेंट हो जो कि नॉन एम्प्टी हो लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 आता हो? क्या कोई ऐसा इवेंट ढूंढ पाओगे? क्योंकि एग्जाम में अगर तुम बोलोगे यस तो तुम्हें बोलेंगे प्रूफ करो इसको, और अगर नो बोलोगे तो फिर बताया काउंटर एग्जाम्पल दो। तो यस बोलोगे तो वो तुम्हें बताएंगे कि गलत है। अब आंसर इसका नो है, मतलब स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो व्हाट इज द काउंटर एग्जाम्पल, कोई बता सकता है? सो बी एंड डी आर रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ए 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए एम्प्टी सेट ही होगा, मतलब हो सकता है एम्प्टी हो लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ट्रू बोलने का मतलब हमेशा ट्रू होगा। मतलब ये कि किसी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 आ रही है तो क्या वो हमेशा एम्प्टी होगा? आंसर इज नो, ऑलवेज एम्प्टी नहीं होगा। तो क्या एग्जाम्पल है ऐसा? या सिंपल डी में आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की 1 आ रही है तो क्या वो सैंपल स्पेस के इक्वल ही आएगा? तो आंसर फिर से है नो। अच्छा, जैसे मैं तुम्हें बताया होगा सैंपल स्पेस दो तरह के हो सकते हैं। जैसे मोस्टली हम लोग डिस्क्रीट पे सोचते हैं ना, जो सैंपल स्पेस होगा या तो डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस से हमारा मतलब है अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस से मतलब है अनकाउंटेबल सेट होगा, और डिस्क्रीट से मतलब है काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट होगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट उसको बोलेंगे जो काउंटेबल सेट है, कॉन्टिन्यूअस मतलब अनकाउंटेबल सेट है। एग्जाम्पल के तौर पे सैंपल स्पेस ऐसा भी हो सकता है ओमेगा, जैसे तुमने 1 से 6 तक देखा है ये है, और यहाँ तुम ऐसा भी देख सकते हो ओमेगा 0 से इन्फिनिटी, जैसे लाइफ ऑफ बल्ब। इस तरह के एग्जाम्पल रियल लाइफ में आते हैं, कितने दिन चलेंगे तुम्हें पता नहीं, तो तुमसे ज़्यादा दिन चल सकता है वो, तुम नहीं देख पाओगे, ऐसा हो सकता है ना। तो लाइक दिस, इस तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। या इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट तो इसमें आ जाएगा ऑन द रोड, तो उसमें 0 1 2 इन्फिनिटी तक जाएगा वो, तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। ओमेगा में भी योर इंटरवल लाइक 0 1/2 1/3 इस तरह से चलता रहेगा, काउंटेबल में आएगा, है ना। ओके, तो मैं भी नहीं लूँगा एग्जाम्पल, मेरा बस पॉइंट समझाने का था ये। अभी मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। हाँ, तो किसी के पास एग्जाम्पल है जल्दी से बताओ, ना मैं बताता हूँ। मतलब इसको गलत प्रूफ करना है, आंसर इज फॉल्स, देन यस। B का एग्जांपल है in tossing a die twice, then probability of getting a number greater than 12. ओके, टॉसिंग अ डाई ट्वाइस, चलो एटलीस्ट तुमने सोचा, इट्स अ गुड थिंग। रॉन्ग राइट डोंट थिंक, बस, है ना, हमारा काम है ट्राई करना। तो राइट रॉन्ग इज द अदर थिंग, लेटर थिंग। सो हमने डाई को टॉस किया ट्वाइस, तो वी नो द आउटकम्स आर 36 1 1 1 2 1 3 6 6 तक आएगा, फाइन। ओके, एक्स यू वांट टू डिफाइन सम, या यू डायरेक्टली वांट टू से कि इवेंट कोई है ए ले लो, सम इज क्या मोर देन 12, Yes, sir. चलो मोर देन 12। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या ए कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा? इनमें से ओमेगा में से कोई एलिमेंट तुम चूज कर पाओगे क्या? सो ए इज योर एम्प्टी सेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। लेकिन हमें मतलब ये एग्जांपल इससे फिट नहीं होगा, बट मैं ट्राई किया, ठीक है। जैसे सम इज मोर देन 12, तो हमें एक ऐसा इवेंट चाहिए जो नॉन एम्प्टी हो लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 आए। तो क्या कहना चाह रहा है कि 0 प्रोबेबिलिटी है तो इवेंट एम्प्टी है, तो ये इसको सपोर्ट कर दिया। फिर से बोल रहा हूँ, देयर में भी करोड़ों एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा, लेकिन एक अगर आ गया जो अगेंस्ट आ गया इसके, मतलब अपोज कर दिया, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने जो एग्जांपल अभी लिखे हैं ये उसके सपोर्ट में है, मतलब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ए खुद एम्प्टी सेट है, क्योंकि सम मोर देन 12 वाला एक भी एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो वो एम्प्टी सेट हो गया, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। हमें क्या ढूंढना है? हमें ये ट्राई करना है कि ऐसा कोई नॉन एम्प्टी सेट हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए। बट आई अप्रिशिएट दैट यू ट्राइड, एवरीवन, है ना, क्योंकि आई लाइक द स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चंस और हु आंसर्स, है ना, डेयर टू आंसर। सो गलत सही तो बात की बात है, ओनली पर्सन हु लर्न्स बेटर हु आस्क द क्वेश्चन और who tries to answer.
सर ऐसा कोई एग्जांपल सोच सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे होता है जो पहले से डिफाइन है कि किसी थिंग्स को हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आना ही आना है, पहले से तय है, या पृथ्वी अपने ओरिजिन पे राउंड करती है तो इसका तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा, लेकिन ये तो एम्प्टी सेट नहीं है। इस तरह को तुम सोच पाओगे, हाँ ये चलेगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल सोच पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली। मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है, इस तरह का करेक्ट है। तो जैसे क्या है ना, अभी हम लोग ये सोच रहे हैं, इस तरह के एग्जाम्पल सोचेंगे ना, ये एक्चुअली डिस्क्रीट एग्जाम्पल्स, मतलब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है इसके सैंपल स्पेस डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट में हमेशा ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बी डी दोनों, ठीक है। हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस टाइप का। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जैसे हमें क्या सोचना है, हमें क्या सोचना हूँ, कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस वाला एग्जांपल सोचो। कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस, जैसे एग्जांपल मान लो सेलेक्टिंग अ नंबर बिटवीन, कोई इंटरवल ले लो, चलो a कॉमा b, या टेकिंग इंटरवल फ्रॉम दिस, तो ये ओमेगा मैं ये लेता हूँ, ठीक है। और ओमेगा क्या है तुम्हारा, क्लोज इंटरवल 0 1, ये ओमेगा है, ठीक है। अच्छा तुम सिंपल समझो ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ मैं, ऐसा समझ लो। तो यूनिफॉर्म पता है क्या, नहीं पता है तो ठीक है, ऐसे समझो ओमेगा दिस है। जिनको यूनिफॉर्म पता है तो यूँ समझ लो रैंडम वेरिएबल में ले रहा हूँ, क्लोज इंटरवल ए बी वाला, ठीक है, उससे सेलेक्ट कर लो। तो चलो करके देखता हूँ मैं, ये ले लिया हमने एक इवेंट में, A1 कंसीडर करता हूँ, A1 ये ले लो। और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफाइन करूंगा, प्रोबेबिलिटी भी डिफाइन करता हूँ। सो लेट आई इज सबसेट ऑफ ओमेगा, तुम्हें पता है ना, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कॉल्ड इवेंट। तो आई इवेंट है, या ई ले लो चलो, या ए ले लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ तो ए कोई इवेंट है, ठीक है। और इस तरह से है ऑब्वियसली, तो ए मैं ये ले सकता हूँ क्या, एंड मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, लेंथ ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या डिफाइन कर दिया मैंने, लेंथ ऑफ ए, इंटरवल ए का लेंथ, ओके। तो अभी बताओ, अब मैं ए एक सेलेक्ट करता हूँ पहले एग्जांपल के लिए, ओपन इंटरवल ए कॉमा ए, ये तो एम्प्टी सेट आ जाएगा ना। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ सिंगलटन ए, या कुछ और नंबर ले लो, ए बी के बीच का नंबर बताओ कोई, ए बी के बीच का नंबर क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। जैसे तुम्हें अगर इसको मुश्किल हो रहा हो तो तुम इंटरवल एग्जांपल ले सकते हो 1 से 4 का, या 1 से 5 वाला, इस तरह से, ठीक है। तो मैं ऐसे एक नंबर ले लिया, मतलब ये इंटरवल हो गया। या सिंपली तुम ये नहीं लेना चाहो तो छोटा सा ए लो, सिंगलटन ए ले लो चलो। तो सिंगलटन ए को तुम ऐसा लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल ए टू ए, अगर चाहो तो, ठीक है। तो ये सिंगलटन ए को तुम इंटरवल फॉर्म में ऐसा लिख पाओगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इन दिस केस, लेंथ क्या है इस इंटरवल का, लेंथ क्या है, या सिंगलटन सेट का लेंथ क्या होता है, 0 a minus a। ए माइनस है ना, तो ये 0 हो जाएगा। या लेंथ ऑफ ए अपॉन, अच्छा मैं प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं डिफाइन कर सकता, लेंथ ऑफ ए ओनली, तो मुझे, क्योंकि वो तब करूंगा जब 0 1 के बीच को, मैं ऐसा करता हूँ लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ओमेगा, ऐसा डिफाइन किया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 आ सकता है, अगर ए हम वैसा नंबर लेंगे तो, ओके। लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ओमेगा, और लेंथ ऑफ ओमेगा तुम लोगों को पता है क्या है, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से मतलब ये है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं जो डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज लेंथ ऑफ ए, एल ऑफ ए मतलब लेंथ ऑफ ए, और ओमेगा का लेंथ है बी माइनस ए, ये तुम्हें पता है, इस तरह हमने डिफाइन किया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया, 0 आया, बट क्या ए एम्प्टी सेट है, नहीं, ए इज नॉन एम्प्टी, सिंगलटन सेट है ना, तो एम्प्टी तो नहीं होगा। तो ए इज सिंगलटन सेट दैट इज नॉन एम्प्टी, बट प्रोबेबिलिटी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तुम देख पा रहे हो कि ए की प्रोबेबिलिटी 0 तो है, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट ए इज एम्प्टी, ए इज नॉन एम्प्टी है। तो ये उस एग्जाम्पल के अगेंस्ट है जो कह रहा था कि अगर ए की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो ए को एम्प्टी ही होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मेरे पास एक एग्जाम्पल आया जिसमें ये कह रहा है ए की प्रोबेबिलिटी 0 तो है बट ए एम्प्टी नहीं है, तो वो स्टेटमेंट जो बी है, हाँ बी उसके अगेंस्ट आ गया कि मुझे एक नॉन एम्प्टी सेट मिल गया जिसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 है, तो दैट इज बी स्टेटमेंट राउंड। सिमिलरली इसी सेट पे तुम डिफाइन कर पाओगे, और भी एग्जाम्पल हैं, तुम गूगल पर सर्च करो या बुक में देखो, और भी एग्जाम्पल्स हैं। ये रोहतगी में ये स्टेटमेंट क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0 देन इट इज नॉन एम्प्टी, और उसने भी एक एग्जाम्पल दिया है, चेक करना शायद यही होगा या दूसरा हो सकता है। फिर मैं दूसरा केस में ए को लेता हूँ, ओपन इंटरवल ए भी ले लो, ठीक है। अब लेंथ तो ओपन या क्लोज सेम रहता है, तो यहाँ से अगर तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करोगे तो क्या होगा, लेंथ ऑफ ए कितना है,
कितना लेंथ है भाई? B minus C. बता देना, आवाज उवाज ना आए तो बता देना एक बार अनम्यूट करके, है ना, वरना मुश्किल होगा। तो ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो होगा बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ओमेगा, वही था ना, लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ओमेगा। सो ए की लेंथ यहाँ क्या है, बी माइनस ए, और ओमेगा की लेंथ क्या है, ओमेगा मतलब हमारा सैंपल स्पेस था, तो वो भी बी माइनस से क्लोज है, लेंथ सेम रहता है, तो दैट इज 1। और यहाँ से क्या देखा तुमने, क्या ओमेगा जो सेट था वो था क्लोज इंटरवल ए बी, तो क्या इन दोनों सेट इक्वल है? तो यहाँ तुम ये देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 तो है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ए इक्वल है ओमेगा के, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ए सेट में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, बी सेट में एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, तो सेट इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारा स्टेटमेंट है डी, उसके अगेंस्ट एग्जाम्पल आ गया कि ए की प्रोबेबिलिटी 1 तो है, बट ए जरूरी नहीं है सैंपल स्पेस ही हो हमेशा, ठीक है ना, बट इसको हम श्योर इवेंट बोलेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तुमने पढ़ा होगा। तो एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, एक होता है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उस केस में 1 होगा। तो जरूरी नहीं कि वो इवेंट तुम्हारा इम्पॉसिबल होने के लिए एम्प्टी सेट ही होगा, जरूरी नहीं कि श्योर होने के लिए वो ओमेगा ही होगा, वो डिस्क्रीट केस में होगा ऑब्वियसली, बट कॉन्टिन्यूअस में जरूरी नहीं। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें किसी को डाउट नहीं, हमने एक एग्जांपल दिया है, उसमें सैंपल स्पेस हमारा क्लोज 0 1 है, या क्लोज 0 1 ना लगे, ए भी लिया मैंने, क्लोज ए भी है, और ए हमने इस केस के लिए एम्प्टी के लिए एग्जांपल लिया सिंगलटन ए, और इस केस के लिए एग्जांपल लिया हमने ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, फिर से बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, दिस टू आर रॉन्ग स्टेटमेंट, उसका एग्जांपल जो भी गलत है उसका एग्जांपल देना पड़ेगा। ओके, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। तो मैं फाइनली उससे पहले कहाँ था, यहाँ पे कैसे आए, इस क्वेश्चन से। ओके, तो अगर ये कंडीशन में नहीं देता इसमें, तो और भी केसेस हो सकते थे, उस केस में वो एम्प्टी हो सकता था, फिर वो कुछ और सिचुएशन हो जाता, फिर मे बी वाला केस आता, जो कि ऑप्शन मैंने लिया नहीं है। यहाँ गिवन था कि ए एंड बी आर पॉसिबल इवेंट, मतलब देयर प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 0। चलो एक क्वेश्चन और लिखते फिर आगे आते हैं। तो हमने ये आगे बढ़ाऊँ थ्योरी को, ठीक है, मैं एक बार बताया हूँ, सिंपल हमने स्टार्ट किया था कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। फिर यहीं से हमने डिराइव किया था, अगर इसी को तुम बी गिवन ए लिखोगे, सो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, और उसके बाद या वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब क्या होगा, इसी को हमने, ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, इसी को हमने फिर ब्रेक किया था प्रोडक्ट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या अदर वे यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, तो इसका नाम था मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, और उसके बाद अब आते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी, तो इसका नाम था मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ऊपर वाला जो था इसका नाम था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सब जो फॉर्मूला था दिस वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आगे आते हैं, जैसे बेस थ्योरम आने से पहले मैं एक बार टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या है कि जैसे सपोज ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है, और मेरे पास E1 एक इवेंट है, E2 इज अदर इवेंट, E3 इज अदर इवेंट एंड सो ऑन, En इज अदर इवेंट। ठीक है, ये पूरा ओमेगा है, बॉक्स होता, हमने इसको पार्टीशन कर दिया n पार्ट में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट ओमेगा बी अ सैंपल स्पेस
and E1, E2 up to En are non-empty sets such that EI intersection EJ is equal to 5 for all I different from J. तो इस वाले प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कोई बताओ मुझे, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को हम? बताओ भाई। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? और नीचे वाला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको 1 ना लिख के तुम लोग चैट में लिख सकते हो, अगर बोलने में शर्म आ रही है तो तुम चैट में लिख सकते हो, ठीक है? बताओ जल्दी। आवाज पहुंच रही है ना, या आवाज भी नहीं पहुंच रही है? देख, किसी को नहीं पता है क्या? ऐसा कैसे है भाई? पेयर वाइज डिसजॉइंट। हाँ, पेयर वाइज डिसजॉइंट, करेक्ट। सो इस वाले कंडीशन का नाम है पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट, ओके। तो किसने बताया, क्या नाम है, मैं देख नहीं पाता, क्या नाम है तुम्हारा? ओके, अंजलि, गुड। सो दूसरा, इसका नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? कोई और, या कोई भी बताओ, एनीवन कैन टेल। यूनियन ऑफ ऑल आउटकम्स, यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स आर ओमेगा, Exhaustivants. right? So this is exhaustive. So what is the name? Ishwa. Okay, so this is called exhaustive, ठीक है? exhaustive. तो एक्चुअली ये दोनों प्रॉपर्टी मिला के ना एक नया नाम आता है पार्टीशन। सो अगर मैं कहीं वर्ड यूज करता हूँ, सपोज E1, E2, E3 अप टू En पार्टीशंस द सैंपल स्पेस, सो ये एक लाइन में ये पूरा जितना हमने लिखा है ना, ये 4 लाइन ये आ जाता है उसी में। पार्टीशन का मतलब ये हो गया कि दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है? तो मैं ये क्यों पूछ रहा था, क्योंकि आगे मैं यूज करूंगा, दैट इज वी कैन से, okay, so that is we can say E1, E2 up to En, या ये सेट लगा दो, है ना? दिस इज पार्टीशन, द सैंपल स्पेस ओमेगा, ठीक है? सो दिस पार्टीशन सैंपल स्पेस ओमेगा, मतलब वही हो गया कि दे आर पेयरवाइज डिसजॉइंट एंड दे आर एग्जॉस्टिव, ठीक है? ओके, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव यू कैन से, और यू कैन से एग्जॉस्टिव, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हमने डिफाइन किया है कि सैंपल स्पेस ओमेगा है, इसके n जो है इवेंट्स हैं इस तरीके से हैं कि दे आर पेयरवाइज डिसजॉइंट एंड उनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस है। अब एक न्यू इवेंट लेता हूँ, सपोज ये है, ये जो हमने अभी इस तरह का पैराबोला टाइप का बनाया, सॉरी इलिप्स टाइप का बनाया है। सो दिस लेट्स से लेट A be an event associated with ओमेगा, associated with omega means sample space omega, ठीक है? associated with omega, ठीक है? ए कोई इवेंट है, मतलब ऑब्वियसली ए भी सबसेट होगा ओमेगा का, और इस तरह से मैंने ऐसा लिया, ये जो हमने इलिप्स टाइप का दिख रहा होगा अप्रॉक्स, वैसा लिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन है ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब तुम ध्यान से इस वेन डायग्राम को देखो जो मैंने बनाया है, ठीक है? वेन डायग्राम टाइप का ही है, सर्कल ना बना के मैंने E1, E2, E3 को रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है? बात वही है, मैं सर्कल बना चुका हूँ।
लेकिन वो कंफ्यूजिंग होता। तो ओमेगा हमारा पूरा ये रेक्टेंगल था इस तरह से, और E1 दिस इज 1, E2 अदर सेट है, E3 तीसरा, एंड सो ऑन, एन सेट लिया हमने, ठीक है ना। वैसे सर्कल में लिखते हैं तो सर्कल लिखने में कंफ्यूजन होता है, एन सेट में बना ही नहीं पाता, मैंने ऐसा बनाया। अब ए हमने एक इवेंट लिया है, फिर से सर्कल ना बना के सिर्फ इलेक्ट्रिक हमने इस तरह की लिस्ट बनाया। अब ए हमारा ये एक इवेंट है। क्वेश्चन है वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए। कैसे फाइंड करें अब? ऐसे आसान हो गया, तुम फिगर देख के बहुत आसानी से सोच पाओगे, क्योंकि पार्टीशंस हैं और मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैं एक्चुअली प्रूव कर रहा हूँ फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख सकता था, बट मैं शायद तुम्हें ज़्यादा दिन तक याद रहे या समझ आए, बहुत लोगों को पहले से भी पता होगा कैसे आता है। मैं डिराइव कर रहा हूँ फॉर्मूला एक्चुअली। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ E1 into En अगर चाहिए तो? थोड़ा दिमाग लगाओ। ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं ए की प्रोबेबिलिटी? हमें पता होगा E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी पता होगा, या ए गिवन E1 पता होगा, इस तरह से कुछ पता होगा। 1/5 नहीं 1/n and समझ नहीं आया मुझे। ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लो इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल ले प्लस इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये सब डिसजॉइंट सेट है और हमने पढ़ा हुआ है कि यूनियन को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर डिसजॉइंट है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल ले अलग से, फिर क्या करें हम इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, इस वाले पार्ट की, एंड सो ऑन, ऐसे ही इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और सबको हम ऐड कर देंगे, बीच में डॉट 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 है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं। सो वी कैन राइट लाइक इन द वे, हमें ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं E1 इंटरसेक्शन ए प्लस E2 इंटरसेक्शन ए, मतलब ए का इंटरसेक्शन E1 के साथ, ए का इंटरसेक्शन E2 के साथ, फिर ऐसे ही ए का इंटरसेक्शन E3 के साथ, और कहाँ तक जाएगा En का इंटरसेक्शन ए के साथ। और देखो सारे पार्ट आ जाएंगे, क्योंकि ए को तुम लिख सकते हो ए इज इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन ए यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए यूनियन E3 इंटरसेक्शन ए एंड सो ऑन। इन सारे पार्ट्स का यूनियन लिख सकते हैं ना, जो मैंने अलग अलग कलर में दिखाने की कोशिश की है। तो फाइनली ए कैन बी रिटन लाइक दिस, E1 इंटरसेक्शन ए प्लस E2 इंटरसेक्शन ए एंड सो ऑन। और अब हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करके, देखो यहाँ पे अभी ऊपर ही मैं दिखाया कोशिश की है, ये वाला तुम इसको यूज करो, दिस वन। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इस देख लिया ना सबने। तो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अगर मुझे इंडिपेंडेंट गिवन होगा तो हम उसको ब्रेक कर पाएंगे पी ए इंटू पी बी, बट इन जनरल पी ए इंटू पी बी नहीं होगा, पी ए इंटू पी बी गिवन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बताओ मैं फर्स्ट पार्ट को क्या लिखूं, फर्स्ट वाले को। So probability of E1 into probability of A given E1. करेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? Samitushi. ओके। क्योंकि मैं कैंडिडेट्स नहीं देख सकता इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, ये फुल स्क्रीन है, सो आई कैन नॉट सी द चैट नॉट द पार्टिसिपेंट। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस सेम वे में हम दूसरों को ब्रेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा एन तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू ए गिवन En, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में क्या होगा कि समेशन लगा देते हैं तो इजी रहेगा लिखने में। तो समेशन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ EIs इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EIs, ठीक है। I will start from 1 and it will go till n। तो इस फॉर्मूले का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2
इस तरह से। तो E1 E2 E3 क्या है, ये सब पार्टीशन है सैंपल स्पेस का, मतलब उसमें पेयर बाय डिसजॉइंट होगा, यूनियन इसका वो होगा। जैसे अभी क्वेश्चन आएगा ना कि जैसे एक आदमी घर से ऑफिस जा रहा है, उसके पास 4 तरीके हैं, या तो साइकिल से जाएगा, कार से जाएगा, या ट्रेन से जाएगा, या बस से जाएगा, इस तरह से। ये सब लेकिन पार्टीशंस हैं, उसके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तो वो E1 E2 E3 होगा। फिर वो लेट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो वो जो लेट होना है उसका इवेंट ए है, तो क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट होगा, इस तरह से पूछेगा वो। तो अलग अलग तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अगर वो साइकिल से गया तो लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर वो कार से गया तो लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बस से गया तो लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या अगर वो ट्रेन से गया तो क्या प्रोबेबिलिटी लेट होने की। तो ईच पार्ट के लिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकाल कर फिर ऐड करना है इस तरह से। तो ये मेनली फॉर्मूला है। तो मैं डायरेक्टली भी ये लिख सकता था, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आता कैसे आया, या जिन लोगों को पता था उनको ठीक है, नहीं पता था तो उनके लिए समझ जाओ कैसे हमने डिराइव किया। ठीक है, अब आता हूँ मैं बेस थ्योरम पे। अब बेस थ्योरम क्या, इसी का एक्सटेंशन है, मतलब इसी फॉर्मूले का अगला पार्ट है। ओके, अब उसमें तुमसे क्या पूछ लेगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। चलो मैं एग्जांपल तौर पे E1 ही ले लेता हूँ, E1 गिवन ए, 1 को बाद में आई कर दूंगा, मे बी E2 E3 E4 किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है E1 की, अगर ए तुम्हें गिवन हो, मतलब ए इवेंट पता हो, ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है E1 अकर होगा। ठीक है, मतलब ए पता है तुम्हें अकर हो चुका है, मतलब ये जो मैंने इलिप्स बनाए थे ये अकर हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है E1 अकर होगा। मतलब वो तुमसे पूछना चाह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये छोटे वाले पार्ट की, है ना। तो मैं सिंपली हम जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये सबको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वही वाला है जो ऊपर हमने लिखा है, ये वही वाला यूज होगा। ठीक है, द सेम विल बी यूज है। अब फिर से ऊपर मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज कर लेंगे। सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। तो E1 बस समझने के लिए था, E1 की जगह वो E2 E3 E4 कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, तो 1 की जगह मैं आई कर देता हूँ। सो EI मे बी दे कैन आस्क यू एनीथिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी EIs। ठीक है, तो मैं ई को हमने आई कर दिया, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर मैं इसी को रिराइट करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI एंड अपॉन टोटल। तो मैं ए को मैं एक्सपैंड करके जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो ले लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू, या यहाँ तुम चाहो तो साइन बदल सकते हो, तो आई की जगह मैं जे कर देता हूँ तो नो प्रॉब्लम, तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो दोनों आई में, तो इसको मैं चलो जे कर देता हूँ आई की जगह। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस इंडेक्स है और डमी वेरिएबल है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना वो। तो मैं जे कर देता हूँ, मान लो जे कोई भी एक नंबर है 1 से लेके n तक, कोई भी एक नंबर है, जे एनी नंबर बिटवीन 1 and n, या के कर लो, समथिंग तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो ताकि आई जे में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने तुम्हें आई आई सेम ना दिखे, लगे सेम ना है, इसलिए ऐसा किया मैंने। ये जे है यहाँ पे, ठीक है, क्लियरली विजिबल है। तो जे और अपॉन ये पी ए को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EIs, I from 1 to n. Okay. So okay, so this formula is called Bayes theorem. इसमें क्या होगा, जैसे मैं उसी जो ऊपर एग्जांपल दिया था कि चलो कोई आदमी घर से ऑफिस जा रहा है, उसके पास 4 ऑप्शन है, साइकिल है, या मान लो कार है, बस है, ट्रेन है। ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में कैसे क्वेश्चन होगा, जैसे उसमें बताएगा तुम्हें कि उसके पास 4 ऑप्शन है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, चलो साइकिल है, कार है, बस है, या ट्रेन है। अब उसमें बताएगा कि इस ऑप्शन जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चारों प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो बोलेगा अगर साइकिल से गया तो प्रोबेबिलिटी लेट होने की इतनी है, बस से गया तो प्रोबेबिलिटी लेट होने की इतनी है, कार से गया तो प्रोबेबिलिटी लेट होने की इतनी है, ट्रेन से गया तो इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये पूछ लेता है तुमसे क्या प्रोबेबिलिटी है वो लेट हो गया, तो तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है कि ऐसा हुआ। बट अगर बेस थ्योरम क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, बेस थ्योरम क्वेश्चन है तो उसमें क्या देगा तुम्हें कि वो लेट हो गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो साइकिल से गया होगा, या पूछ लेगा वो लेट हो गया ऑफिस जाते हुए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार से गया होगा। इस तरह क्वेश्चन है, तो जहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा एक्स्ट्रा तुम्हें,
अच्छा ये सिचुएशन हुआ सर तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर एग्जांपल सर एक हाँ बार फिर से रिपीट कीजिए। ऐसे बोलता हूँ। और इस तरह क्वेश्चन जैम में कई बार आए हैं, फ्रिक्वेंटली आए हैं। बेस थ्योरम पे एक क्वेश्चन आया है, मोस्टली तुम देखोगे अल्टरनेट ईयर में। जैसे मैंने कहा कि किसी को घर से ऑफिस जाना है, उसके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ ना, मैं क्यों दिमाग लगा, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं तो उससे क्या होगा तुम सबको क्लियर भी हो जाएगा। सो लेट मी राइट वन क्वेश्चन। पर्सन, ये चलो एक सर एक बार स्क्रीन स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर। ओके। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ, आज भी गाना सुनाई दे रहा है, आज नहीं दे रहा तुम लोगों को? कोई गीत तो सुनाई दे रहा है मेरी आवाज के अलावा? कभी कभी देता है सर। हाँ वो शादी उदी हो रही है, आसपास शादी के गीत सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है टोटल प्रोबेबिलिटी का, ये ऊपर जो लिखा है, और नीचे वाला बेस थ्योरम का। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई पर्सन है, तो या टीचर ले लो, और टीचर goes to या can go to school either by, चलो साइकिल थोड़ा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, हम ले लेते हैं बाइक, ठीक है, कार, बस या ट्रेन, ठीक है। सो टीचर ने गो टू स्कूल बाई आइदर बाई बाइक, कार, बस, ट्रेन, ठीक है। ओके, द प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत लंबा होगा बेस थ्योरम वाला, ठीक है। चलो इसी में ऐड कर देता हूँ, विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3, 0.4, कितना हुआ 0.49, 0.1, ठीक है। मैं पार्टीशन बना रहा था अगर तुमने ध्यान दिया हो। सो टोटल प्रोबेबिलिटी सम 1 होना चाहिए और डिस्वाइन टोटल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3, E4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो कोई टीचर स्कूल जाता है, बाइक से उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, कार से 0.3 है, बस से 0.4 है और ट्रेन से 0.1 है। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेट, ठीक है, इज, जैसे मान लो अब 0.4, 0. जैसे ले लो 7, 0.8 और 0.6 ले लिया, ठीक है। बाई, ऑप्शन सेम रखते हैं, बाइक, कार, बस, ट्रेन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर वो बाइक से आता है, ट्रेन लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, यहाँ जरूरी नहीं है सम 1 होगा, ठीक है। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बस से जा रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, सॉरी कार 0.7 है, बस से 0.8 है, ट्रेन से 0.6 है। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है, सर यहाँ हाँ हाँ, सर यहाँ टोटल का सम 1 होना क्यों जरूरी नहीं है? नहीं यहाँ जरूरी नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली ये क्या है, ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेट थ्रू बाइक, मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E4 है। ये ए की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट केसेस में है, तो ये पार्टीशन नहीं बनाता है इसीलिए, ठीक है। E1, E2, E3, E4 पार्टीशन था। ओके, तो इसमें इन्फॉर्मेशन दो तरह की है, एक तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑप्शन चूज करेगा, और दूसरी प्रोबेबिलिटी है कोई एक ऑप्शन चूज करने पे लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी, तो ही लेते हैं, ही रीच ऑफिस या
he is late in the school. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये क्या है उसको लेट होने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा ऑप्शन होगा इफ ही इज लेट, अब तुम्हें दे रहा है, ठीक है, पहले पूछ रहा था इफ ही इज लेट then what is the probability that, so if he is late then what is the probability that he used bus, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो बस से आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ट्राई करो। जब तक मैं थोड़ा बाहर बारिश में भीग रही है स्कूटी मेरी, मैं पार्क से जाती हूँ। तो ठीक है, स्क्रीन तुम लोग देख सकते हो, क्वेश्चन ट्राई करो, कमेंट 1 मिनट।
ओके, सो आंसर आया आप लोग का? सर 67/100 पहला है, 32/67 दूसरा है। एक मिनट, तो पहले का 67/100 और दूसरे 0.6 30 7 अपॉन, हाँ हाँ, okay, दूसरे का 32/100, दूसरे का 0.6 दूसरे 32/67 0.32 ना? 0.67 पहले का, हाँ सर दूसरे का 0.5 32/67 पहले का तो ठीक समझ आ रहा, दूसरे का क्या है, यही आंसर, ये अलग है? सर 32/67 अच्छा सॉरी, 67, ओके। सबका ये आ रहा है? देखो क्वेश्चन है, वर्ड पकड़ लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा किस फॉर्मूले पे है, सिंपली। So this is probability of E1, probability of E2, probability of E3, probability of E4, and then probability of A given E1. अगर वो बस से गया, बाइक से गया, तो probability of being late. तो A is probability of being late, and probability of A given E2, probability of A given E3, probability of A given E4, because all of them are the probability of being late in different situations. So in different given situations, है ना? तो वो चीज़ है. Then what is the probability that being late in the, है ना? So late होने की probability. So I think everyone must have done. तो फिर मैं कर देता हूँ, चलो कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोग खा रहे होंगे, कुछ लोग सो रहे होंगे, ऐसा भी है। तो सिंपल क्या क्या गिवन है, तो E1 मतलब ही यूज्ड, मान लो बाइक हो गया। E2 का मतलब दूसरा ऑप्शन था कार, तीसरा ऑप्शन है बस, और चौथा ऑप्शन है ट्रेन। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 so 0.341, okay, 0.3, probability E3 0.4, probability of E4 0.1. So means he used bike, car, bus, train, all probability are given. Now A event I will name, he is late. ठीक है, so देर से पहुंचेंगे, इसकी क्या probability है, तो उसकी probability given है 4786. So probability of A given E1 0.4, A given E2 0.7, probability of A given E3 0.6, probability of A given E4 0.8. ठीक है, 4 7 6 या ठीक है। अब तुमसे ये पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट पार्ट में दैट ही इज लेट, सो ही विल रीच लेट या ही इज लेट इन द स्कूल. So means again you have different situations. So in one situation probability of being late was 0.4, means what, probability of being late when he used bike, probability of being late when he used car, probability of being late when he used bus, probability of being late when he used train. So different situations, but they ask you probability that he late, he choose any situations, but what is the chance that he will be late or he's late, so that you have to use the that in different situations add the probability of EIs and into a given EIs. Okay, so simply I from 1 to 4 here because we have 4 partitions. So simply 0.2 into, ठीक है ना, 0.4 the probability of E1 into a given E1 इस तरह से 0.3, 0.7, फिर 0.4, 0.6 and 0.1, 0.8 चेक कर लेना, ठीक है। So 8 to just 16, 7 3 जा 21, सॉरी यहाँ गलत हो गया ना, 4 2 जा 8 होगा, 7 3 जा 21 and 4 6 जा 24 and 0.08, 8 1 जा 8। ठीक है, यहाँ मैंने गलत तो नहीं किया, चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको ऐड कर लो, 21 24 हो गया तुम्हारा 45 प्लस 16, ठीक है ना, 21 24 कितना 45 प्लस 16, So 0.4 into 0.8. 4 into 8 मैंने कहाँ गलत किया है,
4 into 8, तीसरा वाला तो मैंने यहाँ गलत तो नहीं कर दिया, 4 6 6 8 6, अच्छा यहाँ मैंने 6 8 कर दिया, यहाँ मैंने गलत किया, ये 8 था ये 6 था। ओके सो नाउ मुझे एडिट करना पड़ेगा, दिस इज 8 ओके एंड दिस इज 6। अब ठीक है, तो ये 8 है, हाँ तो अब चेंज हो जाएगा 0.32 एंड 0.06। ओके अब ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ से 21 + 32 कितना हो गया, 53 + 6 59 + 8 67 0.67। ठीक है, अब सिमिलरली यू कैन डू सेकेंड पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ही यूज्ड बस, तो बस जो हमने लिया था वो थर्ड जो ऑप्शन था हमारा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन A, so you are given that he is late, okay, he is late, so it is given A is given, so what is the chance that he used bus? So now again you have formula, probability of E3 into A given E3 upon probability of A, or A you have find, so you don't have to write it again. So probability of E3 0.4 and A given E3 0.8. So 0.4 into 0.8 upon 0.67. So 0.32 upon 0.67, that is 32 upon 67. Fine. So सबने कर लिया होगा, ये सिंपल है। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं कई बार, असाइनमेंट में देखोगे तुम तो मिलेगा ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बस थोड़ा सा बीच में नॉर्मल यूनिफॉर्म भी आ जाएगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है, तुम्हें पता है। यहाँ हमने वैसा कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया या फिर आगे का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, लेकिन एग्जाम के एग्जाम में तुम जाओगे सब तुम्हें पता होगा, तो बीच में वो थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल भी इंक्लूड कर देता है। ओके सो ये तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम है। अभी तक किसी को कुछ डाउट है इस फॉर्मूले में? सो मेनली दिस वाज द थिंग। तो थ्योरी तो इतनी है चैप्टर 2 में, तो ऐसे चैप्टर 2 के मतलब जो चैप्टर 2 हमारा साहू वाले बुक में है उसका कॉन्सेप्ट सारे इतने ही हैं, दैट आर ओनली कॉन्सेप्ट, एंड इतने पे असाइनमेंट में भी मोस्टली इतने ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सो नाउ वी कैन नेक्स्ट क्लास। सो पहले मैं चाहूँगा कि तुम लोग, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा एंड अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, तुम लोग साहू का बुक करना, मैं फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा देता हूँ। सो अभी ये इतना ही चैप्टर 2 में है, ठीक है। सो अभी के लिए तुम क्या करना, घर पे एक बार चैप्टर 2 देख लेना साहू वाली बुक का, और फिर असाइनमेंट भी अब तुम कर सकते हो, स्पेशली एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। सो एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये होगा होमवर्क तुम्हारा। अभी क्लास चलेगी है ना, ये खत्म नहीं हुई, बस बता रहा हूँ। तो मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप के ही होंगे, एंड देन असाइनमेंट भी यू कैन डू। तो आई कैन गिव यू वन मोर क्लास इफ यू वांट। असाइनमेंट जो 1 हमने दिया हुआ है ना, असाइनमेंट 1 हमारा प्रोबेबिलिटी का है, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ये भी ट्राई करना। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं एलिमेंट्री, इसी वेस्ट करना है, ठीक है। मतलब ये ऐसे ही क्वेश्चन होगा, सब कुछ गिवन होगा, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, तो वो तुम्हें वो क्वेश्चन पढ़ के वो फीलिंग आनी चाहिए क्योंकि बेस थ्योरम पे या टोटल प्रोबेबिलिटी की है। चलो फिर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सी, तो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, वो भी तुम लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है। सो राइट द क्वेश्चन। So the question is 60% of the new drivers have had driver education. Okay. So 60% of new drivers, okay, new drivers
have had driver education. हाँ ठीक है. And during their first year, so during their first year, new drivers without driver education have during the first year, new drivers without driver education have probability 0.08, मतलब 8% हुआ. 0.08. Okay, 0.08 of having an accident. ठीक है. But new driver with driver education. ठीक है. Have only a 0.05, have only a 0.05 probability. ठीक है. of an accident. Writing पढ़ लोगे ना. Then what is the probability that a new driver so what is the probability that a new driver has so driver education की जगह they can mention driving license like that. आधा घंटा. So what is the probability that the new driver has had driver education given that तो given that मतलब ये तुम्हें given है. ठीक है. Given that the driver has had no accident. The driver has had no accident. No accident in the first year. So mainly तुम डेटा पर ध्यान दो, कोशिश करो एक बारी. चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ इंफॉर्मेशन कम तो नहीं है. Okay, so 60% of the new drivers have had driver education. या ऐसा समझ लो driving license. Okay, so and during the first year, new drivers without driver education have probability 0.08 having accident, but new drivers with driving education have only a probability 0.05 of accident. Yeah. So what is the probability that new driver had a driver education? Given that driver has a no accident in the first. Yeah, try करो इसको. So driver education के जगह you can use the word driving license like this. So थोड़ा differentiate करना आसान रहेगा. Yeah.
So try this and find the answer. Look at this. Last concept waste here. ओके, सो आंसर है तो बताना, ठीक है। So 0.57 divided by 0.938. 57 divided by 0.938. Okay. यस सर, यही आ रहा है 0.57 डिवाइड बाय 0.93। ओके, ठीक है, तो सबका यही आ रहा है। सब 0.6077। ओके, चेक करो यही आ रहा है क्या, सेम सेम। सेम ही आएगा क्या? तो इसमें बस पहचानना है मुझे क्या पूछा गया है ना। So there are 60% new drivers have driver education. So मान लो education I say driving license. So 60% have driving license, and during their first year, a new driver without driving license, suppose having probability 0.08, having accident, and those who have driving license have probability 0.05, probability of an accident. Yeah. So what is the probability that the new driver has had driver education? So मान लो मैं ऐसा लेता हूँ, so E1 you can take as, so जिसकी probability पूछी है, find the probability that the new driver has had driver education. Okay, so ऐसा बोलो, new driver has, इसके वर्ड में लिखना है ड्राइवर एजुकेशन।
and E2 new driver do not have driver education. ठीक है, ये इवेंट क्या लेंगे, यहाँ जैसे बोला है given that the driver had no accident in the first year. So what do you want to take, no accident or accident? कोई भी एक ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. यू कैन टेक ए एज द ड्राइवर हैज हैड नो एक्सीडेंट इन द फर्स्ट ईयर ए, या उल्टा भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज किया, नो प्रॉब्लम. तो चलो मैं ऐसा ले लेता हूँ, ड्राइवर हैज एन एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी जो रखी है एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी रखी है, मैं एक्सीडेंट ही लेता हूँ. ठीक है, नो एक्सीडेंट नहीं. सो द ड्राइवर हैज had accident. Okay, so see what are the given information. Probability of E1 बताओ, कितने लोगों के पास ड्राइवर एजुकेशन है? How many of them have driver education? 60%. Yes, so 60%. So rest 40% do not have, right? So rest 40%, ये obvious question है, मतलब क्योंकि partition बनाएगा total probability 1 होनी चाहिए. So 60% have driver education, so obviously 40% do not have. Now probability of having accident if they have driver education, है ना, हमने A लिया है. So if they have driver education then probability of being accident था 0.05, है ना. एक्सीडेंट अगर है तो कम चांस है, मतलब ड्राइवर एजुकेशन है, so they have the less chance of being accident. And probability of A given E2, so अगर उसके पास E2 का मतलब है अगर उसके पास नहीं है ड्राइवर एजुकेशन then they will have accident with probability 0.08. ये information given था, and they asked you what is the probability that new driver has driving education given that they had no accident. So they have driving education given that they do not have accident. देखो मैंने A लिया है, they had the accident, तो कॉम्प्लीमेंट होगा नॉट एक्सीडेंट. अब इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A कॉम्प्लीमेंट गिवन E1. ठीक है, क्योंकि A की जगह A कॉम्प्लीमेंट यहाँ हमने यूज किया है, तो फॉर्मूला में जहाँ जहाँ A है here I will use A complement and probability of A complement यहाँ पे. ठीक है, okay, so this formula I will use. So probability of E1, तो पहले probability of A निकाल लो, A complement निकालना आसान है, 1 minus A कर देंगे, है ना. So you can write it like, मैं फॉर्मूला को एक्सटेंड करता हूँ, probability of E1 into this can be written as 1 minus probability of A given E1, okay, upon probability of A complement can be written as 1 minus probability of A. Okay, so this is what we want. अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए, E1 we already have, A given E1 we already have. ठीक है, we only need probability of A, तो चलो separately probability of A फाइंड कर लेते हैं. So that was in expansion E1 into A given E1, मैं expand करके लिख रहा हूँ, you can write in summation E2 into A given E2, and they have only 2 partitions. हमने लास्ट क्वेश्चन जो लिया था उसमें कितना 4 पार्टीशन थे, जो मैंने ये एग्जांपल लिया था टीचर वाला, so they had the 4 partitions, but here we have only 2 partitions. So E1 has 60% into probability of being 0.05, 40% and 0.08. ठीक है, तो फाइनली मतलब उसको ऐसे लिख लो 0.6 इंटू 0.05 है, और इसको लिख लो 0.4 इंटू 0.08. 6 5 30, सो 0.03 होगा, जो 3 डिजिट है ना, और 4 8 32, 0.032, एंड इसको ऐड कर लोगे तो 0.062. ठीक है, अब 1 माइनस कर लो, इसको पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में. यहाँ पे वी हैव एवरीथिंग व्हाट वी नीड इन दिस फॉर्मूला, सो वी हैव एवरीथिंग नाउ. So probability of A given
E1 given A complement. So according to formula, probability of E1 that was 60%, 0.6 is 0.6, and 1 minus A given E1. तो A given E1 है 0.05, तो 1 माइनस करेंगे तो 0.95, फाइन. तो 0.95 अपॉन टोटल. सो यहाँ डिनोमीटर जो था 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए करोगे तो 1 माइनस 0.062, सो 1000 में घटा लो 62, 938. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आया क्या जो ऊपर दिखाया है 579. हाँ शायद ऐसे कुछ आएगा. सॉरी 33, तो यहाँ आएगा 0.938. ठीक है, तो सबका ये आंसर आया. ओके फाइन. तो वो सिंप्लीफाई करके जो उसने बताया शायद यही है, चेक कर लो. 0.6077, 6077 सबने कर लिया होगा. सिंपली बेस्ड ऑन क्वेश्चन तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने से कि they have the partition and they have given something, then based on that you have to find the probability of one of the partition. ठीक है, तो again I'm saying you try chapter 2 exercise examples as well, and assignment 1 you try as much as you can. तो अपना बेस्ट दो, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी तुम्हारा बेस्ट आएगा. ओके एंड टाइम बचा है, तो अभी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ. यू ट्राई. अब किसी को कुछ पूछना है अभी तक जितना हमने किया है या पहले जो कर रखे हैं उनमें से? डोंट हैव, देन आई विल गिव यू द क्वेश्चन. देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो अपना पेन पेपर लेके बैठो. यू ट्राई दिस. ये तो बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ये बर्थडे वाला एग्जांपल तुम लोगों ने देखा होगा. सो लाइक ऐसा है कि कंसीडर मान लो क्लास, कोई क्लासरूम है. कंसीडर अ क्लास ऑफ लेट्स से राइटेड, मान लो इस क्लास में चलो 55 बच्चे, ठीक है. कंसीडर अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट. ओके, और हम काउंट कर रहे हैं. तो birthday of these 55 students, ठीक है. The birthday of these 55 students are taken from
डायरेक्टली क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी यू कंसीडर, हम 365 डे कंसीडर करेंगे इन अ ईयर, और डू नॉट कंसीडर लीप ईयर, ठीक है। सो कंसीडर अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल हैव द डिफरेंट बर्थडेज? क्या प्रोबेबिलिटी होगा? What is the probability that all will have different what? एंड इसमें कुछ कंफर्मेशन होगा, कंसीडर ओनली 365 डेज इन ईयर, ठीक है। हम इग्नोर करें लीप ईयर, ओके। सो there are class of 55 students, so what is the probability that they all have the different birthdays? It was a standard question. Try करो सब। So 55 by 365. Okay, 55 by 365, चलो ये ऑप्शन लेते हैं ये। और कोई बताओ, या यही सबका आंसर है? चलो 55 को मैं कम कर देता हूँ, अगर तुम्हें 55 मुश्किल लग रहा है। चलो मैं मान लो मैं 2 ही स्टूडेंट लेता हूँ, चलो 5 स्टूडेंट ले लेता हूँ। तुम वैसे सोचो, 5 को और कम करोगे, मैं 2 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 बाई 365 हो जाएगा। सिर्फ 5 स्टूडेंट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पांचों का बर्थडे अलग अलग होगा, अलग अलग दिन में आया होगा, डेट ऑफ बर्थ। सिर्फ डेट की बात करें, ईयर की नहीं, ठीक है। सही है ना, जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से। तो टोटल 365 डेज है, उनमें से किसी एक दिन किसी का बर्थडे होगा। सर लीप ईयर इंक्लूड रहेगा या इंक्लूड नहीं करेंगे सर? नहीं, इंक्लूड नहीं करना है, ओनली तो फिर 364 बाय 365 हो जाएगा, कितना भी स्टूडेंट लेंगे तो फिर वही होगा। लेकिन नहीं, सबका 5 है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, ऑल विल हैव द डिफरेंट बर्थडेज। डिफरेंट बर्थडेज है सबके, मतलब 5 अलग अलग दिन होगा ना सबका। ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इस आंसर सही नहीं भी आएगा ना, फिर थोड़ा दिमाग थोड़ा सही से काम करेगा ना।
समझ नहीं आ रहा, देखो चलो 5 स्टूडेंट के लिए बात करते हैं। तो अगर तुम सैंपल स्पेस की बात करोगे ना, तो जैसे मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो इसको अगर मैं अरेंज कर दूँ तो क्या होगा, 365 अपॉन 365 की पावर 5 ऐसा हो सकता है, या 365 अपॉन 365 की पावर 5। पावर 5 क्यों, 5 अलग अलग स्टूडेंट के लिए बात करना है, इसीलिए इनमें से क्या होगा, अब इनमें से सेलेक्ट करो। तो अरेंजमेंट ही 365 P5 वाला होगा। 3 नंबर से रॉन्ग। एक का डी आ रहा है, एक का सी आ रहा है क्या? ओके सर ऑप्शन डी। हाँ डी होगा। देखो सिंपल क्या है, तुम्हारे पास 365 डे है, यू हैव टू ओनली अरेंज 5 ऑफ देम, मतलब सेलेक्ट करके अरेंज करना होता है। देखो इनके लिखने के मैं 3 तरीके से लिख कर दिखाता हूँ सॉल्यूशन। सो यू कैन थिंक इन डिफरेंट वे। देखो जैसे मान लो बॉक्स बना दिया, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है 5 स्टूडेंट है। तो अगर मैं पहले सैंपल स्पेस अगर लिखूंगा, तो पहले स्टूडेंट का बर्थडे 365 में से कोई भी एक डे हो सकता है, सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ टोटल पॉसिबिलिटी। दूसरे का भी 365 में से कोई भी डे हो सकता है, तीसरे का 365 में से कोई भी एक डे हो सकता है, चौथे का भी सेम है और पांचवें का भी सेम है। 5 स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 55 होगा तो वैसे कर लोगे। तो सैंपल स्पेस क्या होगा कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या है फॉर द 5 स्टूडेंट्स, the number of element in sample space will be according to multiplication rule of counting, first and second and third we have to think about all 5. so this sample space। अब मैं इवेंट पे आता हूँ। सो इवेंट क्या है, किसी प्रोडक्ट पूछा है all have different birthdays, all have different birthdays, okay। so 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी होगा, so there are 65 days, so all have different birthdays। अब मैं फिर से बॉक्स बनाता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जरा सीखो, इसमें क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट का कोई भी एक दिन बर्थडे हो सकता है 365 में से, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि ऑल हैव द डिफरेंट बर्थडे, तो सेकेंड वाले के पास कितनी चॉइसेस बचती हैं, कितनी चॉइस है? 364 चॉइस ओनली, बिकॉज एक दिन फर्स्ट का बर्थडे रहा होगा, तो वो दिन एक्सक्लूड कर दोगे क्योंकि तुम्हें चाहिए डिफरेंट बर्थडे, सो यू कैन नॉट टेक द सेम बर्थडे। सो सेकेंड पर्सन कैन हैव एनी बर्थडेज आउट ऑफ द 364 रेस्ट डे। एंड थर्ड के पास कितनी चॉइसेस हैं? 363। नेक्स्ट के पास 362 चॉइसेस है, इसके पास 361 चॉइसेस है। So again, according to multiplication rule of counting, you have 365 into 364 into 363 into 362 into 361 days है। Actually ये वही है, तो अकॉर्डिंग मैं प्रोबेबिलिटी से लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तुम्हें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सो 365 into 364 into 363 into 362 into 361 अपॉन टोटल था 365 की पावर 5। तो ऊपर वाला जो नंबर तुम्हें न्यूमरेटर दिख रहा है, चलिए दैट इज नथिंग बट 365 P5। तो सॉल्व करो वही आएगा। सो वी आर अरेंजिंग 365 नंबर्स, सो व्हाट आर टोटल परम्यूटेशंस, हाउ मेनी टोटल परम्यूटेशंस कैन बी देयर, दैट इज 365 की पावर 5, ये आंसर आएगा। तुम ऐसे भी लिख सकते थे, या कुछ बुक में तुम्हें यही आंसर ऐसा लिखा मिलेगा। सो ऑप्शन होगा फर्स्ट स्टूडेंट कैन हैव एनी बर्थडे 365 आउट ऑफ 365, कोई भी एक दिन हो सकता है। सेकेंड हैज ओनली 364 चॉइसेस बिकॉज वन डेट इज ऑलरेडी टेकन बाय द फर्स्ट वन, सो बट दे कैन नॉट हैव द सेम बर्थडेज, सो दे शुड हैव डिफरेंट बर्थडेज। सो यहाँ 365 चॉइस है। द नेक्स्ट पर्सन हैव वन लेस चॉइस 364, यहाँ नीचे सेम रहेगा,
बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सैंपल 365 डेज ही, बस हमारे इवेंट के अकॉर्डिंग आउटकम्स ऊपर वाला चेंज होता रहेगा, नंबर ऑफ इवेंटिंग इवेंट, बट सैंपल सेम डे है। तो यहाँ से 362 और ये 361/3 ऐसा लिखा मिलेगा। ये तुम ऐसे भी सोच सकते थे, किसी तरीके से लिखूँ मैं। सो यू हैव टोटल 365 days, you can select any one of them, 365, choose 5, you select any 5 days from them, and that 5 days you selected, that may be birthday of any one of them, so you can arrange them, that 5 number into how many ways? So 5 numbers can be arranged in how many ways? 5 factorial ways. 5 factorial ways. So n numbers can be arranged in n factorial ways, different numbers. So ये हो गया, और अपॉन टोटल सैंपल स्पेस में 365. So ये भी फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता होगा, NCR into R factorial, that is same as NPR. So किसी भी तरीके से आता है, so you can convert it into P now. So 365 P5 अपॉन 365 5 raised to 5. तो ये आंसर होगा, इसी तरीके से लिखा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम देखो, इसी को, अच्छा अब क्वेश्चन ये था, इसी 5 की जगह में अगर 55 कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर 55 वाला क्वेश्चन था तो 55 कर दो उसकी जगह, 55 स्टूडेंट है, सो 365 P 55 अपॉन 365 की पावर 55, ऐसी हो जाएगी। तो इन जनरल, ठीक है ना, प्रूव दैट 55 स्टूडेंट हैव डिफरेंट बर्थडे। 365 P5 permutation. So you are arranging 55 numbers out of 365. नेक्स्ट है एक ये सही क्वेश्चन है, देखो हमारे पास यू हैव 3 लेटर्स, मान लो 1 2 3, ठीक है, एंड 3 envelopes 1 2 3. So you put letters into envelope randomly without looking at the labels, मतलब जो लिखा हुआ है उसके ऊपर। So question is, what is the chance, what is the probability that all letters are into correct envelope? बताओ, मतलब फर्स्ट लेटर फर्स्ट एनवेलप में गया होगा, सेकंड लेटर सेकंड एनवेलप में, थर्ड लेटर थर्ड में। ट्राई करो, ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। सो यू हैव 3 letters and 3 envelopes, okay, you have 3 letters and 3 envelopes, so you put randomly 1 letter into 1 envelope randomly without looking. So what is the chance that all the letter will be in the correct envelope? One upon 6, sir. Okay, option is 1/6. 1/6, sir. तो सही आ रहा है क्या? तो इसका लॉजिक सिंपल है, करेक्ट आंसर होगा। तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो 1 2 3 है, तो जैसे इनवेलप है, चलो ये फर्स्ट इनवेलप, सेकेंड इनवेलप, थर्ड इनवेलप। अब लेटर को तुम अरेंज करोगे तो ये तो इनवेलप है, तो लेटर या तो 1 2 3 होगा या 1 3 2 होगा, ये ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमाया जा सकता है। 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1, ये टोटल यही 6 पॉसिबिलिटी है।
इनवेलप नंबर 1, इनवेलप नंबर 2, इनवेलप नंबर 3। अब ये हमने लिखा है लेटर्स। सो इन्हीं में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगा। सो करेक्ट कॉम्बिनेशन कितने हैं इनमें से? टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 6। एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन? ओनली 1, है ना? Only this one is the correct combination. Means first letter into first envelope, second letter into second envelope, third letter into third envelope. So there are 1 out of 6. इस तरीके से सोच लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी 1/6 सिंपली, ये तो ऐसे कर लिया। लेकिन इसी में अगर ऐसा पूछता मैं, इसमें किसी को डाउट है अभी भी? हमारे पास 3 लेटर है, मैंने कहा कि 3 लेटर कैसे कैसे इनवेलप में जा सकता है। या तो फर्स्ट में फर्स्ट 1 2 3 या 1 3 2, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि थर्ड लेटर फर्स्ट में है, इस तरह से। तो इनवेलप यहाँ मैंने रख दिया है। अब लेटर्स रैंडमली पुट करेंगे तो इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी अगर होगी। तो क्वेश्चन वाज व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर इनटू करेक्ट इनवेलप, मतलब फर्स्ट लेटर फर्स्ट में, सेकंड सेकंड थर्ड। सो ये एक ही चॉइस पॉसिबल करेक्ट है आउट ऑफ 6। और ऐसे सोच सकते हैं 1/3 फैक्टोरियल। ओके, अब क्वेश्चन इसी में अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे मान लो दिस वाज द, सपोज आई से दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके, एंड नाउ आई राइट द सेकंड पार्ट इन द सेम क्वेश्चन। सो सेकंड पार्ट आई राइट यू what is the probability, तो ये आंसर कौन कौन बताया था? 1/6, 2-3 लोगों ने बताया था। नाम बताओ अपना। दिव्यांशु नाम। एक और कोई बताया था? ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of the letters are in the correct envelope? अभी 3 लेटर की बात कर रहे हैं, तो 3 की जगह 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of the letters are in the correct envelope? at least one, या तो 1 या 2 या 3। और मुझे टाइम हो गया, तो तुम लोग जल्दी इसको करो। वन अपॉन टू सर। ओके, चलो आंसर मुझे भी याद नहीं, मैं सॉल्व करूंगा अभी, मैं वैसे रैंडमली लिखता हूँ क्वेश्चन। 2/3 सर। 2/3, 1/3। 1/3। चलो डिले नन ऑफ दिस, मे बी इनमें से कोई ना हो। सर 2/3 ही आ रहा है। ओके, सो कैसे सोचें? अच्छा वो यहाँ तो तुम्हारे पास चॉइस है, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है ना, मतलब इनमें से तुम काउंट भी कर सकते हो। कम से कम एक करेक्ट में है, या मतलब यहाँ से भी तुम काउंट कर सकते हो ना, सारी पॉसिबिलिटी लिखती है, तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? जब ज़्यादा होगा। मान लो मैं 100 लीटर बोल दूँ, तो वहाँ दिक्कत होगा। यहाँ तो चलो हमारे पास चॉइसेस हैं, तो एटलीस्ट 1 लेटर आई इन द करेक्ट में वाला, तो मैं काउंट ही कर देता हूँ, यहाँ दिमाग नहीं लगाते। बट अगर लेटर 100 हो गया तो प्रॉब्लम होगा, है ना, तब लिख नहीं पाओगे तुम सारे आउटपुट। यहाँ तो मैंने लिख दिया है। चलो एटलीस्ट 1 इन द करेक्ट, तो ये करेक्ट में है क्योंकि पहला वाला पहले में तो है, ये भी करेक्ट में है। इनमें ये है करेक्ट में क्या? 2 1 में है, 3 2 में है, 1 3 में नहीं, एक भी सही नहीं। 2 1 में है, 1 1 में, तो ये है क्योंकि इसका 3 3 में है। एटलीस्ट 1 करेक्ट में हो। और यहाँ देख लो 3 1 2, ये भी नहीं, और ये 3 2 1, कौन सा 2 है अपने, तो यहाँ हमने काउंट कर लिया सिंपल। यहाँ तो ठीक है, हमारे पास 3 इन लेटर के लिए कोई पंगा नहीं है,
या सिंपली हमने काउंट कर लिया। ओके 4 करेक्ट पॉसिबिलिटी है, कम से कम एक लेटर अपने करेक्ट इनवेलप में है, ठीक है ना। तो पहले दिन में 1 है, दूसरे में ठीक है, यहाँ 3 वाला है, इसमें 1 वाला, 2 वाला है। ओके इसमें देख लो कोई डाउट तो नहीं है, मैंने टिक किया मतलब इसमें से एटलीस्ट 1 आर इन द करेक्ट इनवेलप। ओके सो आंसर सिंपल हो गया 4/6, तो ये 2/3 है, ठीक है। कौन बताया था 2/3? यहाँ भी 2-3 लोगों ने बताया था। सॉल्यूशन इजी है ना, सिंपल है। एटलीस्ट 1 जो होगा 4/6 2/3। इसी क्वेश्चन को अगर मैं 3 लेटर की जगह मान लो, तुम ट्राई करके आना, चलो 100 लेटर्स हैं तो आंसर क्या होगा, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, सेम जो 2 एबव क्वेश्चन है, सेम 2 एबव क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस विथ 100 लेटर्स। इसको ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन वही होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 100 लेटर 100 इनवेलप है ना, 100 लेटर एंड 100 इनवेलप। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे लेटर करेक्ट इनवेलप में होगा, और दूसरा क्वेश्चन होगा एटलीस्ट 1 ऑफ द लेटर आई इन द करेक्ट इनवेलप। इसको ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके अभी तक किसी को कुछ डाउट है? तो कुछ नहीं पूछना है, देन दैट्स फाइन। ठीक है चलो, सो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। ठीक है भाई, चलो गुड नाइट एंड टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट क्लास। होमवर्क क्या है, चैप्टर 2 फिनिश कर लेना एंड असाइनमेंट भी ट्राई करो, और ये जो क्वेश्चन 2 दिए हैं। ठीक है चलो बाय, गुड नाइट।